नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मंथ ऑफ मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सारे करंट अफेयर्स का कलेक्शन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप लोग इन्हें कर लेते हैं तो आई थिंक मंथ ऑफ मार्च आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसको देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उत्तर, और अगर आपको अब नहीं आता है तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि अप्रैल 2019 में आयोजित होने वाला ऑसिनडेक्स भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वेरी गुड। हाल ही में जो ऑसिनडेक्स होने वाला है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब इसे याद कैसे रखिएगा, बहुत इजी है। AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया है, IND फॉर इंडिया है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि अप्रैल 2019 में होने वाला है। ठीक है, ये याद रखना है किसके बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 2019 में कुछ और भी अभ्यास हुए हैं, जैसे कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ पूछा जा सकता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। इसके अलावा हाल ही में अल-नगा युद्ध अभ्यास हुआ किसके बीच में, 2019 में, जो कि हुआ भारत और ओमान के बीच में। और हाँ, यहाँ से एक और प्रश्न कि ये ऑसिनडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो होने वाला है, कब होने वाला है, ये 2 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में हो रहा है। ठीक है, पर ये कितने नंबर का अभ्यास है, ये इसका तीसरा संस्करण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत से पहले कितने देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है। वेरी गुड। भारत से पहले अभी तक केवल 3 देशों ने ऐसा सैटेलाइट बनाया है जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ठीक है, और इसका मिशन का नाम रखा गया है मिशन शक्ति, क्योंकि हाल ही में भारत ने ये गौरव हासिल किया। भारत एसैट मिसाइल यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अब ये चौथा देश है, तो पहले तीसरा देश कौन सा है, अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे जो है रसिया, और चौथा देश हमारा देश भारत बन गया है। ठीक है, इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था मिशन शक्ति। भारत ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 मिनट में ही इस सैटेलाइट को मार के आया था और पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसे कि हाल ही में भारत ने परीक्षण किया। अब इसे बनाया किसके द्वारा किया गया था, इसे डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। सो DRDO के बारे में जानना जरूरी है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका जिनका नाम था कृष्णा शोभती, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिका थी, यानी उनका योगदान था किस भाषा में। वेरी गुड, वो हिंदी की लेखिका थी और जनवरी 2019 में उनका देहांत हो गया। उन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा साहित्य अकादमी फेलोशिप 1996 में उन्हें मिला था और ज्ञानपीठ अवार्ड 2017 में मिला था, और उनका संबंध था किससे, हिंदी से। अब थोड़ी देर पहले मैंने बात किया DRDO के बारे में, अब बात करते हैं बार्क के बारे में कि हाल ही में बार्क यानी जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है के निर्देशक के रूप में किसे चुना गया। तो हाल ही में बार्क के निर्देशक के रूप में अजीत कुमार मोहंती जी को चुना गया है। किसे, अजीत कुमार मोहंती जी को। इसके पहले डायरेक्टर थे KN व्यास जी, उनके जगह पे अजीत कुमार मोहंती जी बार्क के नए डायरेक्टर यानी निर्देशक बने हैं। बार्क की बात करते हैं, बार्क का हेडक्वार्टर है मुंबई में और फाउंडेशन किसने किया था, होमी जे भाभा ने 3 जनवरी 1954 यानी 1954 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव का मौसम है और चुनाव के समय एक हाल ही में सर्वेक्षण की आई, क्या हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 521 सांसदों में से कम कितने सांसद करोड़पति हैं। तो हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार इन सांसदों में से 430 यानी 521 में से 430 सांसद जो है करोड़पति है। तो इस रेशियो से इटसेल्फ में आप लोग समझ सकते हैं कि नेताओं का क्या हाल है।
अब अगर आप लोग मेरे वीडियोस को ध्यान से देखते होंगे तो आपको इसका उत्तर देने के लिए पल भर भी नहीं लगेगा। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अल-नगाह 2019 भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है कि भारत और किस देश के बीच का ये अभ्यास है अल-नगाह 2019, और ये कब आयोजित किया गया और कहाँ आयोजित किया गया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में मनोहर पार्रिकर का निधन हो गया। उन्हें किस राज्य के मुख्यमंत्री का सेवा का अवसर मिला था 2 बार? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे मनोहर पार्रिकर? मनोहर पार्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे और हाल ही में उनका निधन हो गया। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? तो गोवा के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत जी। ये बीजेपी की तरफ से बने हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बन गए कौन? प्रमोद सावंत जी। गोवा की राजधानी होगी पणजी और गोवा के राज्यपाल होगी मृदुला सिन्हा। अब ये तो पूछा नहीं जाएगा कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, बन भी सकता है, पर प्रश्न को थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा और पूछा जाएगा कि गोवा के उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया। तो गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया किसे? मनोहर अजगांवकर जी को। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 27 मार्च 2019 को उन्होंने भाजपा में शामिल हुए। उसके बाद मनोहर अजगांवकर को गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड। हाल ही में केनिची एओकुआ को मारुति सुजुकी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में नियुक्ति दी गई। मारुति ने केनिची एओकुआ को फिर से 3 वर्ष के लिए प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति दी है। पहली बार 2013 में उन्होंने यह पदभार संभाला था और तीसरी बार वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया। अगला जो प्रश्न है कि 2019 में साहित्य यानी लिटरेचर के लिए कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई। तो हाल ही में घोषणा की गई कि साहित्य के लिए 2019 में यानी लिटरेचर के लिए 2019 में कुल 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बता दूं कि साहित्य में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक, साथ में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, साथ में कुछ धन प्राप्ति होती है। और हाल ही में घोषणा की गई तो 2019 में साहित्य के लिए कुल 2 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। अब डेफिनेटली आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि क्या खास है कि 2019 में 2 नोबेल पुरस्कार दिए जाएंगे। कारण ये था कि पहली बार ऐसा हुआ कि 2018 में किसी को शांति के लिए नोबेल साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। सो 1949 के बाद पहली बार पिछले वर्ष स्थगित करना पड़ा था, जिसके कारण से 2018 और 19 दोनों के लिए जो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार एक साथ दिए जाएंगे 2019 में। इसी कारण से 2 व्यक्तियों को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में आई हेल्प पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में असम सरकार के द्वारा आई हेल्प नामक पहल की शुरुआत की गई। अब असम सरकार ने आई हेल्प नामक पहल शुरू की है। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, कैपिटल है दिसपुर। ब्रह्मपुत्र, मानस, रवंश्री और सोनाई जैसी नदियां बहती है। वहां की लोक नृत्य है बिहू। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सिंगल हेडेड डायनासोरस के लिए पॉपुलर है, ये भी आसाम में है। कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और 126 विधानसभा सीट है आसाम में। अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल कौन है? तो भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष जी। आपको नाम याद रखना है, भारत के पहले भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कौन? YV रेड्डी जी। नाम याद रखिए पुस्तक का, साथ में इसके लेखक का नाम याद रखिए, YV रेड्डी जी और GR रेड्डी के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक। नाम है इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, YV रेड्डी द्वारा लिखित है।
अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय में वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में सुभाष चंद्र गर्ग जी को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा हमारे वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी। इसके अलावा इसके पहले अगर पूछा जाए कि वित्त सचिव कौन थे, तो इसके पहले वित्त सचिव थे अजय नारायण झा, उनकी जगह लिए है सुभाष चंद्र गर्ग जी ने। आपको बता दूं कि अजय नारायण झा को 15वें वित्तीय आयोग का सदस्य बनाया गया, इसलिए वो पोस्ट वैकेंट हो गया। तो उसके बाद सुभाष चंद्र गर्ग जी को नया वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्ति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 10 मार्च 2019 को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसी नियुक्ति दी गई? तो हाल ही में 10 मार्च को फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद सायाह को नियुक्ति दी गई है। ये फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिलिस्तीन की राजधानी की बात करते हैं, राजधानी है रामल्लाह, और नए जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद सायाह और प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 11 अप्रैल से 19 मई तक देश भर में कुल 17 लोकसभा क्षेत्रों में कितने चरणों में चुनाव होने वाले हैं? तो 11 अप्रैल से 19 मई तक देश भर में कुल 7 चरणों में यानी 7 फेज में इलेक्शन होने वाले हैं। अब इलेक्शन की बात आई है तो डेफिनेटली एक प्रश्न बनता है कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुनील अरोड़ा जी हमारे अभी इलेक्शन कमिश्नर यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। कुल 7 चरणों में ये इलेक्शन होगा। 7 चरण में होगा। पहले चरण में कुल 91 सीटों पे मतदान होगी, जबकि दूसरे चरणों में कुल 97 सीटों पे, तीसरे चरण जो होगा उस पे कुल 115 सीटों पे और चौथे चरण पे 71 सीट, जबकि 5वें चरण में 51, छठे चरण में 59 और जो 7वें चरण है उनमें जो है 69 सीटों पे इलेक्शन होने वाले हैं। कुल 7 चरण में इस तरह से इलेक्शन होगी। शुरुआत होगी 11 अप्रैल को और 19 मई को एंड होगा। अब जब इलेक्शन की बात आई है तो मार्च 2019 में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने सबसे पहले पहल की है? तो हाल ही में असम सरकार ने मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए पहल की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में आदित्य कुमार मिश्रा जी को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे आदित्य कुमार मिश्रा जी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में जगदीश मुखी को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में जगदीश मुखी को मिजोरम के राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में नियुक्ति दी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जगदीश मुखी इससे पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जगदीश मुखी को हाल ही में मिजोरम के अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया कि जगदीश मुखी इसके अलावा असम के भी मुख्यमंत्री हैं और ये मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, असम के भी राज्यपाल हैं और ये फिर से मिजोरम के भी राज्यपाल का पद संभालेंगे। और अगर बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जोरमथंगा, गवर्नर नए बने हैं जगदीश मुखी जी। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज वहां का मिजो और इंग्लिश है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और ये मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं को टच करती है। अगला जो प्रश्न है कि श्रीनगर में शाह फैजल द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो हाल ही में श्रीनगर में शाह फैजल जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है और उसका नाम रखा गया है क्या? जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट। आपको नाम याद रखना है पार्टी का और किसके द्वारा शुरू की गई है? तो शाह फैजल के द्वारा शुरू की गई है श्रीनगर में। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अटल आधार योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में, वेरी गुड, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अटल आधार योजना की शुरुआत की गई है। 7 मार्च 2019 को महाराष्ट्र के सरकार ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए इस अटल आधार योजना की शुरुआत की है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, इसे इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव।
अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो जब योजना की बात करते हैं तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 मार्च 2019 को देहरादून में मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना की शुरुआत की। योजना के तहत राज्य में कुल 20,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर 2.5 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 100 मिलीलीटर दूध जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। अगला जो प्रश्न है फिर से योजनाओं से संबंधित है कि हाल ही में किस राज्य ने युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत की? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल ने युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत की है। 6 मार्च 2019 को पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरुआत की गई है इस योजना की और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे शुरुआत किया है। और योजना के तहत जो है राज्य में कुल 5 लाख युवाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस युवा श्री अर्पण योजना के द्वारा। इसके अलावा इसे युवा श्री के सेकंड फेज भी कहा जा रहा है। युवा श्री प्रकल्प जो है उसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी शुरू किया जा चुका था और युवा श्री का फर्स्ट फेज जो है श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था और ये इसका सेकंड फेज है जो कि पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केशरीनाथ त्रिपाठी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अगला जो प्रश्न है कि 11 मार्च 2019 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुल 47 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके विशिष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में सी लालसौता किस राज्य के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए? तो हाल ही में सी लालसौता को मिजोरम के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी लालसौता मिजोरम के पहले लोकायुक्त बने हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें आइजोल में राज्य भवन में इस पद का शपथ ग्रहण करवाया। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल किससे प्रदान किया गया? तो मार्च 2019 में प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल जो है अमर्त्य सेन को प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन का संबंध है इकोनॉमिक्स से। उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए इससे पहले जो है अमर्त्य सेन, जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, उन्हें मार्च 2019 में प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया। अगला जो प्रश्न है कि 2019 में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो हाल ही में मोरक्को के साम्राज्य में शंभू एस कुमारन को अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति दी गई है। आपको बता दूं कि शंभू एस कुमारन जो है वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं और मोरक्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में उन्हें नियुक्ति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा कहाँ खोला गया? बात करेंगे ई कचरे के बारे में, पर वे बात करते हैं कि कहाँ ये खोला गया। तो हाल ही में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग सुविधा केंद्र खोला गया। ई कचरा होता क्या है? आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते हैं उसके बाद जब वो खराब हो जाता है तो उसके वेस्ट, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चाहे आपके मोबाइल फोन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, उसके बाद जो कचरा बनता है उसे ही ई कचरा कहा जाता है। आज विश्व के सामने ये सबसे बड़ी समस्या हुई है और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग सुविधा जो केंद्र बनाया गया वो दुबई में खोला गया। अगला जो प्रश्न है, कौन सा भारतीय एथलेटिक टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला एथलेटिक बन गया है? तो पहला एथलेटिक कौन बन गया है? यहाँ पे KT इरफान बन गए हैं पहले एथलेटिक। इसके अलावा जब बात आई है ओलंपिक की, 2020 का ओलंपिक कहाँ होने वाला है? 2020 का ओलंपिक होने वाला है जापान में। जापान की राजधानी टोक्यो में 2020 का ओलंपिक होने वाला है और इसके लिए पहले क्वालिफाई होने वाले जो एथलेटिक बने हैं वो भारत के KT इरफान बने हैं। अब जब स्पोर्ट्स की बात आई है तो एक और प्रश्न बनता है कि एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में भारत किस स्थान पे रहा? तो एशियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत जो है वो दूसरे स्थान पे रहा। इसके अलावा बता दूं कि भारत ने रोलर स्केटर्स में विशेष ओलंपिक में 2019 में कुल 29 पदक प्राप्त किए और एशिया युवा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत दूसरे स्थान पे रहा है।
अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रेटर नोएडा में एक दीनदयाल उपाध्याय नामक पुरातत्व संस्थान का जो है उद्घाटन किया गया। स्पेस याद रखिए कहाँ बनाया गया, ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनका नाम क्या रखा गया? तो दीनदयाल उपाध्याय रखा गया इस पुरातत्व संस्थान का नाम। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहां आयोजित किया जाएगा? तो 2019 में ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। कौन सा गेम है ये? स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में खेला जाएगा। ये 14 मार्च से इसकी शुरुआत होगी, 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक ये चलेगा और अबू धाबी में ये होने वाला है जो कि है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी LIC और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में 2 व्यक्तियों को LIC के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्ति की गई है। 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो 2 व्यक्ति हैं विपिन आनंद जी और सुशील कुमार जी। आपको याद रखना है LIC के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में विपिन आनंद और सुशील कुमार जी को नियुक्ति दी गई है। अगला जो प्रश्न है कि ग्रेटा थुनबर्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में 2019 के नोबेल पुरस्कार के लिए किसके लिए? शांति के लिए नामित किया गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। ये से आप देख पा रहे हैं, ये है ग्रेटा थुनबर्ग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाली स्वीडिश छात्रा है। ये नाम है ग्रेटा थुनबर्ग। इसके अलावा ये मात्र 17 वर्षीय है। अगर ये जीतती है तो सबसे कम उम्र की शांति मतलब नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाएगी ग्रेटा थुनबर्ग। अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2019 में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में यानी मार्च 2019 में हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली को उनके कार्यों के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और सेकंड पार्ट आप इजीली एक्सेस कर पाए तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पेज और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से फॉलो करते होंगे तो आपके लिए क्विज का प्रश्न है, आप जरूर मुझे बताइए। विनर का नाम मैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 में जरूर बताऊंगा कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? IDBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या यूको बैंक। सो आप इसके बारे में जितना डिटेल लिख सकते हैं लिखिए और जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो इस बार का विजेता होगा और उसका नाम जो है नेक्स्ट जो पार्ट 2 है उसमें मैं जरूर डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।